नमस्कार साथियों। देखिए, हमारी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अब हम क्लास नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। और ये सही मायने में आप कहें ना तो आपकी ये बेहतरीन तैयारी अब हो रही है एजुकेशन पे। देखो, आप कितने बड़े धुआंधार धुरंधर हों पढ़ाई के, और आपने इतिहास की एक एक लाइन पढ़ रखी हो, आप कितने तगड़े हों, आपके पूरे पूरे नंबर आते हों, फिर भी यहाँ पर आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जानने को मिलेगा जो एग्ज़ाम के अनुसार होगा। हमारी पहली क्लास के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। देखो, तो आज हम है ना नई शुरुआत कर रहे हैं, नई क्लास की कर रहे हैं बेहतरीन ढंग से। और एक थोड़ी सी त्रुटि थी अपनी पिछली क्लास के अंदर, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। सोथी जो सभ्यता थी, हनुमानगढ़ गंगानगर प्लस आपको बीकानेर भी करना है, इसमें बीकानेर मोस्ट था, है ना। तो बीकानेर भी आपको नोट्स में ऐड कर लेना है, मैंने यहाँ पर कर दिया है। जो आपको नोट्स मिलेंगे ना उनके अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो देखो दोस्तों, इतिहास में एक काल से दूसरे काल को विभाजित करने के लिए कोई स्पष्ट सीमा नहीं खींची जा सकती है। ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन सुबह उठ करके मानव ने पाषाण के जो उपकरण थे उनका प्रयोग बंद कर दिया और दूसरे दिन सुबह उठ करके धातु का प्रयोग शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट आए हैं। धीरे धीरे मानव ने नए नए आविष्कार किए, धीरे धीरे नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, साबित हुई कारगर, फिर ये सब काम हुए। मानव ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था, और वो धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले जो धातु का प्रयोग हुआ ना वो तांबे का हुआ था। फिर उसके बाद में कांस्य का प्रयोग हुआ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको वैसे भी याद रहने चाहिए, छठी क्लास के हैं। इसके बाद में लोहे का हुआ, कांस्य के बाद में लोहे का। तो मैंने आपको लोह युगीन सभ्यता पढ़ाई थी लास्ट में, कल वाली क्लास में, जो पिछली क्लास हुई थी अपनी। और ये देखो, और आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, NCERT और RBSC दोनों बुक्स कंप्लीट। इनके दोनों के अलावा जो भी इम्पोर्टेंट आज से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट को भी मैंने इनके अंदर ऐड किया है। मतलब कुछ बाहर जाने के चांसेज ही नहीं रहेंगे, आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहो बस। जब अपना एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप एक दिन कहोगे सर मेरा तो कुछ गलत ही नहीं हो रहा है। मैं जब कोई पेपर सोल्व करता हूँ ना तो लगभग सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं मेरे। ऐसा तब होगा जब आप पूरी कक्षाओं को निरंतर लेते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले धातु के अंदर तांबा, फिर कांस्य, फिर लोहा, इन सब के बाद में, किंतु पूरे विश्व के अंदर या फिर हम कहें संपूर्ण भारत में इनका प्रयोग एक साथ प्रारंभ नहीं हुआ। इन धातुओं के आधार पर जो भी काल विभाजित किए गए हैं ना, वो मोटे मोटे तौर पर किए गए हैं, जैसे हमने पढ़े। अब आज हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे 4 सभ्यताएं। हम वो पढ़ेंगे पहले जो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो पहली है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर रहता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली से कालीबंगा चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है ना। खैर वो आ जाएगा, आगे हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी स्थिति की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थित कहाँ पर है? देखो, प्राचीन जो सरस्वती नदी थी ना, लाइक आज की जो घग्गर नदी है हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, उसके बाएं तट के ऊपर हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही विकसित हुई है। घग्गर नदी का तट पूछ ले दायां या बायां, तो आपको बायां तट बताना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये घग्गर नदी है ना, तो इसका बायां तट कौन सा हुआ? इधर वाला। इधर वाला दायां हो गया भाई, घग्गर नदी यूं बह रही है, इधर ऐसे बहती है, तो इसका बायां किधर हुआ? ये वाला हो गया, और ये वाला दायां हो गया। तो आप बायां तट याद रखिएगा, इधर वाले तट के ऊपर क्या है? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। तो स्थिति की अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये इसकी स्थिति होगी। सरस्वती नदी को हम एक जगह, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, यहाँ पर आज की डेट में बात पूछ ली जाए, सरस्वती ना दे वहाँ पे, तो हमें मिलेगा घग्गर। घग्गर नदी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है ना। इसके अलावा हमें इसका समय भी पूछा जा सकता है। इसका कालक्रम क्या रहा दोस्तों? इसका कालक्रम आपको याद रखना है 2400 ईसा पूर्व। ये एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता, ठीक है ना। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। अच्छा,
ये याद रखिएगा, सर्वाधिक पुरानी सभ्यता के अवशेष भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक पुरानी जो पुरानी या फिर प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से सभ्यता से प्राप्त हुए, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। देखो, इसके खोजकर्ता के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका खोजकर्ता कौन था? इसके खोजकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष। और उन्होंने खोज करी कब थी? ये प्रश्न भी आ जाता है। तो 1952, ध्यान रखिएगा, 1952 ईस्वी के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, उत्खननकर्ता कौन थे इसके? 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, है ना। एक तो बीबी तो सबने याद रहे ना, सब पुण्य गुंजाए बीबी। अरे भाई, घराड़ी पुण्य गुंजाए सबने चाहे है ना। और घराड़ी सबने भी चाहे, घराड़ी बनबो भी सबने चाहे, सभी शादी करना तो चाहते हैं ना। तो एक तो बीबी, तो कालीबंगा। अब बीबी काई करे छे? बीबी हाथा का माने चूड़ी पहरे छे। बीबी पहनती है ना हाथों में चूड़ी। भाई कुंवारी लड़कियां तो चूड़ी पहनती नहीं है, तो बीबी पहनती है चूड़ी हाथों में। तो कालीबंगा से याद रखना, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चूड़ियाँ। और चूड़ी कौन पहनती है? बीबी पहनती है। बीबी का मतलब क्या हुआ? ब्रजबासी लाल। बीबी लाल मिलेगा आपको शॉर्ट में, है ना। इसका पूरा मतलब होता है ब्रजबासी लाल। ये इनका पूरा नाम था, ब्रजबासी लाल का। तो ये तो आपको ऐसे याद हो गया, ठीक है। बीबी लाल हो गया। एक नाम और है, बी से याद करना है आपको, बी के थापर। अब देखो, आप बीबी लाल याद रख सकते हो ना, तो बी से ही शुरू हो रहा, तो ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। बीबी लाल का मतलब है, सॉरी, बी के थापर का मतलब है बालकृष्ण थापर। बीके का मतलब क्या है? बालकृष्ण। ओके भाई, लाल हो गया और ये बाल हो गया। लाल बाल पाल से भी याद रख सकते हो, लाल हो गया और ये बाल हो गया। तो ऐसे याद हो जाएंगे उत्खननकर्ता। कितना आसान था ना याद करना। ये उत्खनन हुआ कब था? देखो, ये उत्खनन हुआ था दोस्तों 1961-62। ये डेट याद रखना, 10 साल याद रखना आप। 10 साल का डिफरेंस है यहाँ से और यहाँ में। एक तो खोज तो 10 साल पहले हो गई 1952 में। आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे ना। वो डेट याद रखना, 1952। और फिर जनगणना 10 साल में होती है, 10 साल बढ़ा दो, ठीक है ना। ऐसे याद कर लीजिएगा, इनको इजीली याद हो जाते हैं। थोड़े थोड़े से हिंट याद रखा करो, अपने आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तब अपने आप याद हो जाएगी आपको, है ना। चलो देखो, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है। 3 स्टार लगा रहा हूँ इसके। कितने स्टार? 3 स्टार। कौन से सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन से स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है? तो वो स्थल है कालीबंगा। याद रहेगा ना? बिल्कुल सर रहेगा। यहाँ से नगर योजना के 2 टीले मिले। देखो, जैसे जयपुर एक नगर है ना, जयपुर नगर है, इसके अंदर बहुत सारे टीले हैं, कई टीलों के ऊपर बस्तियां बसी हुई हैं। तो ऐसे ही क्या है ना, पुराने टाइम में भी इतने लोग तो थे नहीं भाई। आज की डेट में जयपुर में जितने लोग हैं, ये तो महानगर है जयपुर, तो इतने जो लोग हैं ना, उतने तो पहले नहीं थे। लेकिन कुछ टीलों से ये प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर साधारण बस्ती और दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं भाई। जैसे मान लीजिए, एक तो है पश्चिमी टीला, एक है पूर्वी टीला। तो जो पूर्वी टीला है ना, यहाँ पर तो साधारण बस्ती रहा करती थी। साधारण से मतलब समझ रहे हो, आम जनता। और पश्चिमी टीला जो था ना, यहाँ पे दुर्ग के साक्ष्य है, मतलब जो पावरफुल लोग हुआ करते थे ना, वो थोड़ी ऊंचाई पे रहा करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? नगर योजना के साक्ष्य या फिर 2 टीलों से मतलब ये हुआ कि जो पूर्वी टीला मिला, वहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले, और जो पश्चिमी टीला था, वहाँ से दुर्ग के साक्ष्य मिले। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी चीज़ों में। देखो, मैं आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। फालतू की बात करूँगा नहीं, और सारा चैप्टर भी मैं क्लियर कर दूंगा आपका। ये क्लास ले लो आप एक बार, है ना। और फिर आप कोई भी गाइड उठा लेना, कोई भी प्रैक्टिस बुक उठा लेना जिसके अंदर कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन है। एक भी प्रश्न आपका गलत हो जाए ना, तो मेरे को बोल देना आप। लेकिन ये क्लास आपको पूरी याद होनी चाहिए। ऐसे ही मैं आपको हर टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। और आप कहीं से भी कोई भी आरएस लेवल का पेपर उठा लेना, वो भी आप इजीली सोल्व कर दोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यानपूर्वक पूरी क्लास लो, ओके। और लाइक का बटन तो बनता है यार, है ना। चलो देखो आगे, है ना। एक चीज और ऐड करो। एक चीज आपको क्या ऐड करनी है? ये देखो, यहाँ पे एक चीज ऐड ये करनी है आपको। कालीबंगा है ना, स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है।
जिसका स्वतंत्रता के बाद में उत्खनन हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए, यह स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन हुआ। ठीक है ना। ये स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद में उत्खनन हुआ। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, यहाँ से कालीबंगा से कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारे को कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे भाई ये वाला स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ, ये वाली चीज़ें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई, कालीबंगा से हुई, गणेश्वर से हुई, हड़प्पा से हुई, कहाँ से हुई, है ना, ये सब चीज़ें पूछता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। तो भूकंप के साक्ष्य आपको याद करने हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको याद करने हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। कच्ची ईंटों के मकान और लकड़ी की नालियाँ। देखो, लकड़ी की नालियों वाला क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। लकड़ी की नालियों का प्रयोग किस सभ्यता के लोग करते थे या किस टाइम पीरियड के लोग करते थे, ये पूछ सकता है। तो लकड़ी की जो नालियाँ थी ना, वो कालीबंगा सभ्यता की देन है, ऐसे समझिए। उस टाइम में लोग, कालीबंगा टाइम पीरियड के अंदर लोग लकड़ी की नालियाँ बनाया करते थे, पानी को सुव्यवस्थित ढंग से आगे मुहानों पर पहुंचाने के लिए या फिर बस्ती से बाहर निकालने के लिए। गंदगी कम होती थी। क्या है ना, जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के अंदर से पानी चलाओगे ना आप, तो लकड़ी पे दोस्तों चिकनाई जल्दी आती है, पानी की वजह से। कई बार देखते ना हमारे कई, जैसे बाहर कोई लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है लकड़ी का, है ना, हमारे घर के बाहर जहाँ पे पानी लगता है उसके, तो कई बार देखा करो लकड़ी जो है ना जल्दी वो हो जाती है, चिकनाई जल्दी आ जाती है। जैसे पेड़ होते हैं, बारिश के टाइम में सब पेड़ चिकने हो जाते हैं, तो उससे क्या था ना, पानी बह रहा है तो चिकनाई से वो कचरा है ना, वो फिसल करके चला जाता था। तो ये इसका एक मुख्य रीजन था लकड़ी के नाले बनाने का, है ना। तो कच्ची ईंटों के मकान थे, ईंटें पक्की नहीं हुआ करती थी, धूप के अंदर पकाए करते थे लोग थोड़ी बहुत। लकड़ी की ईंट, जो लकड़ी की नाली और कच्ची ईंट। 7 हवन कुंड, मतलब 7 अग्निवेदी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है ना, वो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ना, उसके टाइप की थी। तो बेलनाकार मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, याद रखिएगा। बेलनाकार मोहरें किसके समान थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान थी। ठीक है, आगे चलिए। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। किसके? शल्य चिकित्सा के, ये भी ध्यान रखना है। मिट्टी के बर्तन, है ना, मृद भांड, धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग, ये मैंने आपको बता दिया। मिश्रित फसल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहीं से कुछ सबसे ज़्यादा मिला है ना, तो वो कालीबंगा से मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो, मिश्रित फसल जैसे गेहूँ, जौ, चना, गेहूं और जौ तो मिश्रित फसल हो गई। इसके अलावा चना, चावल, सरसों, इन सब के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। ठीक है ना। चलो, ये तो हो ही गया आपका। ये सारी रबी की फसलें हैं, इनमें आ रही हैं खरीफ की, बट यहाँ पे रबी की ज़्यादातर फसलें दिख रही हैं हमें। ऊंट, कुबड़ वाले सांड के साक्ष्य मिले। ऊंट और कुबड़ वाले सांड के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। हवन में मांस का प्रयोग किया जाता था, हवन के अंदर मांस का प्रयोग करते थे ये लोग। अग्नि वेदिकाओं से हड्डियां प्राप्त हुई हैं, इस वजह से हमें पता लगता है कि ये लोग क्या है ना, हवन के अंदर मांस भी डाला करते थे। तो ये इनको शायद शुभ माना जाता होगा, कोई बलि वली दिया करते थे शायद हवन के अंदर, ये ऐसा प्रतीत होता है। ईंट जो थी ना, उनका आकार, ईंटों का आकार भी पूछा जा सकता है हमसे। यहाँ पर जो ईंट प्राप्त हुई है, उन ईंटों का आकार क्या था? ईंटों का आकार याद करना बहुत आसान है। 4:4 के आधे कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 के आधे कितने होते हैं? 1 होता है। तो 4:2:1 में आप इनको याद कर लेना, ये ईंटों का आकार हमें याद हो जाएगा। यहाँ से मोहरें भी प्राप्त हुई, जिनके ऊपर सैंधव लिपि, ये प्रश्न पूछ सकता है हमें। कौन सा? कि कालीबंगा से जो मोहर प्राप्त हुई है ना, उनके ऊपर लिपि कौन सी थी? तो उनके ऊपर थी दोस्तों सैंधव लिपि थी। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है।
ठीक है ना। यहाँ पर भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें क्लियर है ना। एक बार हम वापस रिपीट करेंगे इन चीज़ों को अभी, लेकिन पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखो दोस्तों, कालीबंगा का पतन भी हुआ। पतन होने का कारण क्या था? 3 लोग थे, उन्होंने पतन का कारण बताए। लेकिन इससे पहले मैं आपको और इम्पोर्टेंट बिंदु बता देता हूँ, फिर पतन के कारण लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें हैं, जैसे दीनहीन बस्ती कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। दीनहीन बस्ती याद रखिएगा। बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से। किसकी खोपड़ी? बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से, ध्यान रखिएगा, जिसमें 6 छेद थे। खोपड़ी के अंदर छेद कितने थे? 6 छेद मिले। पूछ सकता है कि 6 छेद वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता की देन है, ठीक है ना। तो इससे क्या है ना, ये अनुमान लगाया गया कि मस्तिष्क शोध नामक बीमारी को ठीक करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पे मस्तिष्क शोध नामक बीमारी थी, तो शोध है कीजिएगा, अध्ययन नहीं करेंगे, दो शोध है ना, ये इसको ठीक करने का प्रयास किया गया था। तो ये अलग से प्रश्न बन सकता है कि मस्तिष्क शोध नामक बीमारी को ठीक करने का प्रयास किस सभ्यता की देन है, किस सभ्यता के अंदर इसके अवशेष मिले हैं? तो वहां पे हम करेंगे कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर गुलाबी रंग के मृद भांड मिले हैं दोस्तों, गुलाबी रंग के मृद भांड। देखो, कालीबंगा से गुलाबी रंग के जो मृद भांड है ना, ये प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता की देन है। प्राक हड़प्पा कालीन सोथी, इनका नाम है सोथी मृद भांड। सोथी मृद भांड। सोथी कहाँ पे है? बीकानेर में। सोथी मृद भांड ये बीकानेर से। तो ये सोथी मृद भांड कहा गया, ये नाम इन मृद भांडों को इसीलिए दिया गया क्योंकि ये मृद भांड सबसे पहले बीकानेर से प्राप्त हुए थे, इसलिए ये इनका नाम दिया गया है, ठीक है। चलो देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, शवों की अंत्येष्टि की 3 विधियां बताई गई है यहाँ पे। शवों की जो अंत्येष्टि क्या करते थे ना भाई, अपन जलाते हैं, कई धर्म के लोग दफनाते हैं, है ना, जमीन के अंदर, तो कई विधियां होती हैं। लेकिन उस टाइम में भी 3 अंत्येष्टि की विधियां थी। कौन कौन सी? एक तो पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब उसको दोबारा कभी देखा नहीं गया। आंशिक समाधिकरण का मतलब उसको दोबारा देखा गया। यहाँ पर दाह संस्कार का मतलब ये है जैसे अपन आज करते हैं ना, उस कंडीशन में वो वाली चीज़ें पहले भी लोग किया करते थे। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो, इसके हड़प्पा जो सभ्यता, ये कालीबंगा सभ्यता थी, इसके हम बात करें पतन के कारणों की, तो गाइज पतन के जो कारण है, एक तो संक्रामक रोग। ऐसे पूछ ले कि बताइए कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारण में संक्रामक रोग किसने बताया था? तो KUR कैनेडी, ये एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने बताया है कि कालीबंगा सभ्यता का पतन संक्रामक रोग की वजह से हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन बताया है अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने क्या कहा कि कालीबंगा सभ्यता का पतन होने का कारण मेरे हिसाब से जलवायु परिवर्तन रहा होगा। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, डेल्स, ये ज़्यादा मायने नहीं है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन होने से कोई सभ्यता का पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग वहां पर जाके बस सकते हैं, है ना। पानी की तो कमी नहीं थी ना, पानी खत्म नहीं हुआ। मार्ग परिवर्तन वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों याद रखने हैं, तो ठीक है। चलो अब एक बार मैं इसका फटाफट से 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन आगे नेक्स्ट सभ्यता को देखते हैं। तो देखो, कालीबंगा सभ्यता जो है ना, स्थिति कहाँ पे है? सरस्वती नदी, हनुमानगढ़, मतलब सरस्वती नदी को आज के घग्गर नदी जो है ना, सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है घग्गर नदी को, है ना। राजस्थान की बड़ी अंतप्रवाह की नदी है। समय 24वीं ईसा पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता, इसको माना जाता है। सर्वाधिक पुरानी सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। शाब्दिक अर्थ, जो काले रंग की चूड़ियाँ हैं वो होता है इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952 ईस्वी। उत्खननकर्ता मैंने आपको बढ़िया याद करवा दिए हैं, बीबी लाल, बीके थापर 1961-62। बीके थापर, बीके का मतलब होता है बालकृष्ण थापर और बीबी लाल का मतलब ब्रजवासी लाल। और इसके अलावा नोट करने वाली बात थी बहुत इंपॉर्टेंट, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया। यहाँ से नगर योजना के 2 टीले मिले। 2 टीले कौन कौन से? एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो था वो साधारण बस्ती और पश्चिमी टीला दुर्ग के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ये स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका स्वतंत्रता के बाद में उत्खनन हुआ है। कालीबंगा याद रखिएगा। यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो देखिए। एक तो भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से, जुते हुए खेत के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, कच्ची ईंटों के मकान, लकड़ी की नालियाँ, 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन, धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग, मिश्रित फसल, गेहूं, जौ, चना, चावल, सरसों, इन सब के साक्ष्य। ऊँट और ऊँट के कुबड़ वाले सांड,
ये भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हवन के अंदर मांस का प्रयोग क्या करते थे, क्योंकि अग्नि वेदिकाओं के अंदर हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, तो इस चीज़ से ये पता चल जाता है कि ये लोग जो अग्निवेदी थी, हवन कुंड हुआ करते थे, उनके अंदर बलि वलि देने की प्रथा थी, मांस का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार 4:2:1 में था इनका, है ना। और मोहरें जो प्राप्त हुई थी, जिनकी लिपि सैंधव लिपि थी। ईंटों की मैं आपसे बात करूं तो ये ईंटों का जो आकार था, जैसे मानिएगा ये एक ईंट है, इस ईंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये लंबाई तो है 4, ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है साइड वाला, ये 2 मान लीजिए, और ये जो है ये 1। इस तरह से ये ईंट का आकार था, है ना। आगे चलिए, पतन के कारण हमने देखे। संक्रामक रोग जो रोग था, इसको कारण मानता है संक्रामक रोग KUR कैनेडी की संक्रामक रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई होगी। जलवायु परिवर्तन अमलानंद घोष मानते हैं। नदियों के मार्ग में परिवर्तन डेल्स मानते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। महत्वपूर्ण बिंदु, दीनहीन बस्ती कहा जाता है इसको, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से दीनहीन बस्ती कहने का मतलब ये था कि यहाँ से भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा गया। गुलाबी मृद बांड, सोती वो बीकानेर। गुलाबी मृद बांड जो कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी मृद बांड है, ये प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के हैं। सोती मृद बांड कहा गया है क्योंकि इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बीकानेर से प्राप्त हुए हैं, सोती बीकानेर से, इसलिए गुलाबी हो गया इनका नाम। शवों की अंत्येष्टि की 3 विधियां थी, एक तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। इस तरह से ये आपका कालीबंगा होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सभ्यता के ऊपर। जो अपन ने पिछले क्लास के अंदर जो नवपाषाण काल पढ़ा था ना, 5000 ईसा पूर्व, उसके अंदर एक शब्द था यहाँ पर, इसको लोहा नहीं पढ़ना है, इसको लोटे पढ़ना है, ठीक है ना। लोटे, कटोरे, लोटे, थालियाँ, तस्तरियाँ, ये सब, है ना। कुल्हाड़ी, सेल्ट, बशूला, ये सब प्राप्त हुए यहाँ से। और मर्द बांडों के अंदर कटोरे मतलब मिट्टी के जो बर्तन थे, कटोरे, लोटे, थालियाँ और तस्तरियाँ, है ना। अब चलते हैं अपन आहड़ सभ्यता की ओर। देखो दोस्तों, आहड़ जो सभ्यता है ना, ये एक तरह से ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध है ना। तो इसको हम ताम्र सभ्यता कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये कई नामों से जानी गई। प्राचीन शिलालेख है ना, उनके अंदर इसका पुराना नाम ताम्रवती मिलता है। क्या मिलता है? ताम्र से ताम्रवती इसका नाम मिलता है, ताम्रवती। प्राचीन जो शिलालेख प्राप्त हुए वहाँ से। इसके अलावा 10वीं और जो 11वीं शताब्दी थी, उस टाइम पीरियड में इसको आघाटपुर के नाम से जाना गया, 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर। एंड इसके अलावा आघाट दुर्ग के नाम से भी इसको जाना गया, आघाटपुर या आघाट दुर्ग। इसके अलावा धूलकोट की सभ्यता भी इसका नाम मिलता है, ताम्रवती सभ्यता इसका नाम मिलता ही है। एक और जानकारी मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। देखो, आयड़ और बेड़स नदी के किनारे स्थित थी, उदयपुर में है, लेकिन आहड़ सभ्यता बनास नदी के आसपास में विकसित हुई है ना। इसलिए इसको बनास की सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बनास की सभ्यता का नाम भी इसको दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले निम्न में से किस सभ्यता को बनास की सभ्यता भी कहते हैं, तो वहां पर आप आहड़ भी आंसर कर सकते हो ऑप्शन में, अगर आपको मिलता है तो। समझ में आया? चलो तो आगे देखो। ओ, यहाँ पे आप उत्खनन मत करो, यहाँ पे खोजकर्ता करो। खोजकर्ता लिख लीजिए यहाँ पे, खोजकर्ता, है ना। ये खोजकर्ता होगा, अब नोट्स जो आपको मिलेंगे उनमें खोजकर्ता ही आएगा वहाँ पे, है ना। तो देखो, खोजकर्ता कौन है? इस सभ्यता के खोजकर्ता की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास, AKV, अक्षय कीर्ति व्यास। 1953 के अंदर इन्होंने इसकी खोज करी, आहड़ सभ्यता की खोज। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कुमार क्या है ना, व्यास जी से मिलने के लिए उदयपुर गए थे, है ना। बनास नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे, वहाँ पर बैठ करके आपस में बात कर रहे थे वो। याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अब इतनी स्टोरी काफ़ी है ना। बिना फालतू की स्टोरी है याद करवाने के लिए, वैसे कोई एक्चुअल में नहीं है ना। तो खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास हो गए। 1953 में इन्होंने खोज करी। देखो, उसकी 1951-52 में खोज हुई थी। अभी हमने कालीबंगा पढ़ा ना, जस्ट 1 साल बाद की तो बात है। तो कालीबंगा के बाद में आहड़ याद रखो, जस्ट 1 साल के बाद की बात है ना। कितना आसान है ना याद करना, ऐसे कनेक्ट करके याद किया करो आप चीज़ों को, है ना। चलो अब उत्खनन की बात करते हैं। डॉक्टर HD सांकलिया, डॉक्टर HD सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने 1961-62 में, देखो उत्खनन तो उसका भी यही है, इसका भी यही है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? कालीबंगा का उत्खनन की डेट भी एक ही है ना, और इसका भी साल एक ही है उत्खनन का, 1961-62, उसका भी 1961-62। और इनके खोजकर्ता ये भी, उसका 1951-52 है और इसका आपको 53 याद करना है। बताओ कितना आसान हो गया ना याद करना। चलो आगे देखो, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, क्या क्या अवशेष देखने को मिले।
इनका पूरा नाम एच.डी. सांकलिया का था, हसमुख धीरजलाल सांकलिया इनका पूरा नाम था मतलब। इसके अलावा है ना एच.डी. सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल, डेक्कन पूना कॉलेज थी ना, पुरातात्विक और संग्रहालय जो विभाग था राजस्थान, उसने एच.डी. सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल और मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो, इन सब के संयुक्त तत्वाधान से 1961-62 के अंदर इसकी उत्खनन कार्य शुरू हुआ। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट भारत के लोग हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप कुछ अलग भी पूछे ना, कोई विश्वविद्यालय का नाम पूछ ले, कौन से विश्वविद्यालय ने आहड़ सभ्यता की खोज के अंदर उत्खनन के अंदर सहयोग किया था, तो वो थी मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया वाली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखिएगा। अनाज रखने के मृत भांड यहाँ से प्राप्त हुए। अनाज मतलब मिट्टी के जो बर्तन थे, पहले आपने भी देखे होंगे ना, मैंने तो देखे हैं भाई। देखो हम तो गांव से हैं, तो हमने तो देखे हैं। हम जब पुराने मतलब घर में रहते थे, पहले हमारे जहाँ पे पुराने घर हैं वहाँ पे रहते थे ना, तो लगभग मैं ऐसे मान लीजिए चौथी पाँचवीं क्लास में था, तब से मेरे को याद है कि हमारे मकान के अंदर जो हमारा घर था, उसके अंदर एक हमारा कमरा हुआ करता था, उसके अंदर एक वो थी ओबरी, ओबरी बोले समय बिन, ओबरी है ना, आयो याद ओबरी। तो भी ओबरी के छोटो सो खिड़की भी लाग रही थी, और बड़े जो माता जी थी, अपनी दादी जी थी, वह सब छाछ दूध घी है ना, ये जो ऐसी कीमती चीज़ें हुआ करती थी ना अपने लिए, अब वही कीमती थी यार, उस टाइम में तो कौन से पैसे थे, तो वो चीज़ें वहाँ से उस ओबरी के अंदर रखते थी, है ना। तो ये अनाज रखने के मृत भांड हो गए, अनाज भी रखा जाता था उनके अंदर। गोरे, अब इन मृत भांडों को नाम क्या दिया गया, गोरे व बंगोट, स्थानीय भाषा में इनको ओबरी आप कह सकते हो अपने वाली में, और वैसे स्थानीय भाषा में उस टाइम के गोर और बंगोट भी इनको कहा जाता था। समझ में आया? चलो, तो गोर और बंगोट नाम याद रखिएगा, किसके हैं, अनाज रखने के मृत भांडों को स्थानीय भाषा में गोर और बंगोट कहते थे। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? आहड़ से। तांबे की मुद्राएं 3 मोहर भी प्राप्त हुई हैं। तांबे की 6 तो यूनानी मुद्रा 6 और 3 मोहर। ठीक। टेराकोटा से बनी हुई वृषभ की आकृति मिली है, जिसको बनाशियन बुल कहा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने रेड पेन से लिख रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाशियन बुल किसे कहा गया? टेराकोटा से बनी हुई वृषभ की आकृतियां, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा, है ना। आटा पीसने की चक्की भी आज भी है हमारे घर में, चक्की आटा पीसने वाली ऐसे रख रखी है, हालांकि पीसते तो नहीं है आजकल तो, लेकिन वो हाथ से पीसा करते थे ना, वो वाली, उसी की बात हो रही है यहाँ पर भी। तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं यहाँ से, तांबा गलाने की। फिर तांबा गलाने के बाद में उससे कई सारी चीज़ें बनती थी, तार है ना, तांबे के आभूषण भी बनते हैं, तांबे के, धातु तो है ही ना। पूजा की सजी हुई थाली कहाँ से प्राप्त हुई? आहड़ से प्राप्त हुई। तीर और तरकशधारी शिकारी मुद्रा के अंदर मिला, एक मूर्ति मिली है, कैसी? तीर और तरकश शिकार करते हुए, जैसे राम की नहीं देखते हैं अपन, उस तरह से एक ऐसी भी मिली है, तीर और तरकश लगाए हुए, तो शिकारी की मुद्रा भी मिली है। अपोलो मुद्रा भी मिली है, अपोलो की मुद्रा, अपोलो कौन था? यूनानी देवता था, तो उसकी भी एक मिली है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आर्य सभ्यता से लोग लाल, भूरे और काले मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो अगर आपको आर्य सभ्यता से मिट्टी के बर्तनों की बात कर लेना, कौन से किस कलर के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे? तो लाल, भूरे और काले रंग के मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। तो आपके है ना राजस्थान जीके का पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो है ना राजस्थान जीके थोड़ा डीपली आएगा, आपके हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी ज़्यादा डीप में। तो आपको एक और गहराई में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ना, यहाँ से कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं, 3 मोहर जो प्राप्त हुई है ना, मैंने अभी बात करी है ना मोहरों की, ऊपर हमने बात करी थी, देखो 3 मोहर प्राप्त हुई है यहाँ से, देखो ये वाली 3 मोहरें। 6 तो यूनानी मुद्राएं मिली तांबे की, लेकिन 3 मोहर भी प्राप्त हुई। तो इन 3 मोहरों के ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए थे, कौन कौन से शब्द लिखे हुए थे? 3 मोहर, इनके ऊपर जो शब्द लिखे हुए थे ना, एक मोहर के ऊपर तो शब्द लिखा हुआ था विहि तब विष, विष यानी जहर, याद रख लेना, एक मोहर तो जहर की थी, है ना। एक पतासा की मोहर थी, पतासा खावा जाना आप इससे याद रख लेना, पली तसा, एक के ऊपर पली तसा लिखा हुआ था। और एक जो तीसरी मोहर थी ना दोस्तों, उसके ऊपर लिखा गया था तात्य तोम सन, तात्य तोम सन। ये 3 नाम यहाँ से मिलते हैं,
तीन मोहर जो प्राप्त हुई आहड़ से, उनके अंदर क्या प्राप्त क्या 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 नाम मिलते हैं उनके ऊपर, तीनों के ऊपर? एक के ऊपर तो विहितब विष, जहर, पतासो और तात्या तोमसन। तात्या तोमसन, इसको कैसे याद रख सकते हैं अपन? तात्या तोमसन। तातो तातो लागज है, काय लागज? तातो तातो पतासो। तातो तातो विष भी, जहर भी तातो तातो लागज है ना? याद देखो, पतासा के मायने जहर मिलार तातो तातो लाग्यो, ऐसे याद कर लो, बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं हर एक कोशिश कर रहा हूँ आपको याद करवाने की। देखो अगर हम ऐसे फंडे अपनाएंगे ना, तभी ऐसी चीज़ें याद होंगी। आप ऐसे मत करना कि सर क्या बकवास कर रहे हो ऐसे, ये बिल्कुल भी सीरियस लोगे ना इस बात को, तभी चीज़ें याद होंगी आपको। नहीं तो आप 15-20 मिनट खराब कर दोगे इन चीज़ों को याद करने में। 15-20 मिनट की बजाय हमें अगर 10 सेकंड में कोई चीज़ याद हो रही है ना, तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, मैं कुछ भी बोलो आपके लिए, वो आपके दिमाग में घुसना चाहिए बस चीज़ें। तो तातो तातो पतासा का मायने जहर विष, याद हो जाएंगे ना तीनों। चलो आगे देखते हैं अब। देखो आपकी कालीबंगा कंप्लीट है ना? आहड़ भी कंप्लीट है, उदयपुर। अब चलते हैं अपन गणेश्वर सभ्यता के ऊपर। गणेश्वर सिक्कर कांतलिक नदी के किनारे विकसित हुई है, जहां से मछली पकड़ने के कांटे वगैरह, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है इसको। इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तीसरी सभ्यता है अपनी गणेश्वर सभ्यता, सिक्कर जिले के अंदर। गणेश्वर को पढ़ने से पहले एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ 1 मिनट में। आहड़ सभ्यता हमने पढ़ी, ताम्रयुगीन सभ्यता है ये, ठीक है ना? तो ताम्र सभ्यता, ताम्रवती सभ्यता बनास नदी के किनारे या फिर आसपास में थी, किनारे तो नहीं थी लेकिन बनास नदी के आसपास में विकसित हुई, इसलिए इसको बनास की सभ्यता भी कहा जाता है। 11वीं-10वीं शताब्दी के अंदर आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, इसको धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है, ताम्रवती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसके खोजकर्ता AKV अक्षय कीर्ति व्यास 1953, याद रखेगा कालीबंगा को, इसको आराम से याद रख लोगे इन चीज़ों को। उत्खनन करता HD सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल। इसके अलावा मैंने आपको बताया पुरातात्विक संग्रहालय राजस्थान विभाग और जो मेलबोर्न विश्वविद्यालय था ऑस्ट्रेलिया का, उनके संयुक्त तत्वाधान से 1961-62 के दौरान इस स्थल का उत्खनन कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। अनाज रखने के मृद भांड यहाँ से मिले, जिनको स्थानीय भाषा में गोर और बंकुट कहा जाता था। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली, 3 मोहरें मिली, जिनके बारे में मैंने बताया क्या क्या अंकित है उनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा से बनी हुई वर्षभ की आकृतियां मिली, जिनको बनाशन बुल कहा जाता है। आटा पीसने की चक्की यहाँ से प्राप्त हुई, तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से प्राप्त हुई, तांबे की सजी हुई थाली, तीर तरकसधारी शिकारी मुद्रा के अंदर एक व्यक्ति मिला, एक मूर्ति मिली। और अपोलो मुद्रा, इसका मतलब है कि यूनानी देवता। और हाँ, आर्य सभ्यता के टाइम पीरियड के अंदर ऐसा बिल्कुल कंफर्म था कि इस सभ्यता के जो संबंध थे ना, वो कोई ना कोई विदेशी सभ्यता से जरूर थे, ठीक है ना। इससे यही स्पष्ट होता है कि इससे इतना तो स्पष्ट ये था कि इस युग के अंदर राजस्थान का व्यापार विदेशों से हुआ करता था, है ना। तभी तो विदेशों की मुद्राएं थी हमारे यहाँ पे। लाल भूरे काले मिट्टी के बर्तनों को काम में लेते थे। मोहरों के ऊपर विहितब विष, पलितशा, तातिया तोम सन, ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। चलो अब हम गणेश्वर सभ्यता पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर है ना 10-10 साल का फंडा काम कर रहा है। जैसे जो हमने कालीबंगा पढ़ी है ना, कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ था? 61-62, है ना। और अभी हमने आहड़ सभ्यता पढ़ी, आहड़ सभ्यता का उत्खनन 61-62, है ना। लेकिन इनकी खोज की बात करें तो कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1951-52, है ना, 51-52 के अंदर। और इसकी भी खोज, आहड़ की भी खोज 1953 के अंदर हुई, है ना। तो अब देखो इसकी जो उत्खनन कार्य है ना, इसका उत्खनन कार्य है 10 साल आगे करो। किससे? इससे 1962 से 10 साल आगे करोगे ना, कितना करोगे? 10 साल आगे करेंगे तो बेहतर हो जाएगा ना। तो 1972 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था, 1972 में। देखो ऐसे याद करोगे ना तभी याद होंगी चीज़ें। जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत शानदार तरीका है, याद कर लेना इसको। मेरे हमेशा याद रहती हैं ये चीज़ें, मैं यही तरीका अपनाता हूँ, चीज़ों को कनेक्ट करके याद रखता हूँ ताकि सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। कॉन्फिडेंस रहता है जब हम क्वेश्चन करते हैं, तब कन्फ्यूजन नहीं होता एग्जाम के अंदर। इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो ठीक है। मैं तरीका सिखा रहा हूँ आपको, बस आप सीख लो और याद करते जाओ चीज़ों को। आगे देखिए, खोज किसके द्वारा की गई? VN मिश्र और विजय कुमार। देखो वी से स्टार्ट हो रहा है और वी से स्टार्ट हो रहा है। गणेश्वर सभ्यता VV याद कर लेना। इससे क्या है ना, आपको इसका खोज भी 1972 के अंदर ही हुई, 1972 के अंदर इसकी खोज भी हुई। किसके द्वारा? VN मिश्र, विजय कुमार। रतन चंद्र अग्रवाल आया था अभी भी 1972 के अंदर इसकी उत्खनन कार्य शुरू हो गया था। बस कितना आसान था ये सब, तो याद हो गया ना। देखो गणेश्वर जो सभ्यता है ना, सिक्कर जिले के अंदर एक तहसील है जिसका नाम है नीम का थाना तहसील। नीम का थाना
तहसील सीकर ज़िले के अंदर है। तो स्थान कहाँ पे करोगे? सीकर ज़िले के अंदर कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना, सीकर। ठीक है, चलो। तो यहाँ से इसका उद्गम और ताम्रयुगीन जो संस्कृति थी इसका महत्वपूर्ण स्थल भी ये माना जाता है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन के अंदर उत्खनन हुआ था। यहाँ से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कितने पूर्व? 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। गणेश्वर से काफ़ी मात्रा में, काफ़ी प्रचुर मात्रा के अंदर तांबे के उपकरण मिले हैं दोस्तों, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। ये यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं तांबे के उपकरण, उन पात्रों के अंदर 99% तांबा था। मतलब 1% चीज़ ही ऐसी थी जो तांबे में नहीं थी। वो शुद्धिकरण के अंदर, जब तांबे का शुद्धिकरण किया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ हम निकालते हैं तो उसका शोधन किया जाता है, तो उसी टाइम में कुछ रह गया, वो प्योर तांबा निकलता था यहाँ से, जो इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा के अंदर सबूत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से काले और नीले रंग के काफ़ी अलंकृत मृद पात्र मिले हैं, जिनको कृपण श्रेणी मृद पात्र के नाम से भी जाना गया है। मैं आपको बता दूं, गणेश्वर भारत की ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं, तो ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को। यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। इतना महत्वपूर्ण स्थल था ये। तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर जो है ना, इसी वजह से कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को, याद रखिएगा। चलो देखो, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जो बातें थी वो तो मैंने आपको बता दी है हालांकि वैसे। तो इसकी खोज V.N. मिश्र और विजय कुमार ने 1972 के अंदर करी। उत्खननकर्ता रतनचंद्र अग्रवाल 1972। देखो नदी, नीम का थाना, नीम का थाना तहसील। ठीक है, चलो। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इस सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा था। ठीक है, 99% तांबा था यहाँ से जो प्राप्त उपकरण हुए। यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। देखो मैंने अभी आपको बताया कहाँ कहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पुरातत्व का पुष्कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तांबे की जो प्राप्त स्थल थे, तांबा प्राप्ति के स्थल, उनके बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं। स्थलों की बात करेंगे। एक तो आप लिख लो स्थल के अंदर खेतड़ी, खेतड़ी ये झुंझुनू के अंदर है, और खोदरीबा। आप कहेंगे सर सीकर में क्यों नहीं है? मतलब हम तो स्थलों की बात कर रहे हैं ना, तो आसपास में ही तो है सारी चीज़ें। काले और नीले रंग के मृद पात्र भी मिले हैं यहाँ पे। कौन कौन से रंग के? काले और नीले रंग के। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसमें मिले थे। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त है ना अपने को, वो देखो, एक तो मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से मिले हैं, है ना। नदी थी तो मछली पकड़ने के कांटे, तांबे के कांटे थे वो, तो डायरेक्ट मछली के ऊपर जाकर के वो मछली में फिट हो जाता था, तो मछली आ जाती फिर उससे। तांबे के कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बनती है तांबे की, बिल्कुल सर, लोहे की बनती है। भाले, तीर, सुइयाँ, बाण, बाण का जो अग्रभाग होता है ना, पीछे का तो खैर लकड़ी का होता है, लेकिन आगे का जो भाग होता है वो काफ़ी नुकीला चाहिए, तो नुकीला और मजबूती भी चाहिए, तो वो तांबे का हुआ करता था। बाण का आगे वाला भाग। पत्थर के बांध भी मिले हैं यहाँ से, बांध, पत्थर के बांध, पानी रोकने के लिए। यहाँ से तांबा पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा, इन क्षेत्रों के अंदर भी निर्यात किया जाता था दोस्तों। तो ये हो गई आपकी गणेश्वर सभ्यता। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे तीर मारने वाला काम नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं सारी। एक बार देखो, गणेश्वर सभ्यता खोज V.N. मिश्र, विजय कुमार 1972 के अंदर। 1972 याद रखना है, खोज और उत्खनन दोनों को। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन के अंदर इसकी खोज हुई 1972 में। स्थान सीकर जिले के अंदर कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना तहसील, वहाँ पे इसका मतलब मुख्य स्थान है। जो मिले हैं यहाँ से ज़्यादातर इसके प्रमाण। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़े दिन पहले ही एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जाम, लेकिन ये आया हुआ है। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा था, और यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तांबा प्राप्ति स्थल खेतड़ी और खोदरीबा हैं। काले और नीले रंग के मृद पात्र यहाँ से मिले हैं। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनके अंदर मछली पकड़ने के कांटे, तांबे की कुल्हाड़ी, भाले, तीर, सुइयाँ, बाण का अग्रभाग, पत्थर के बांध, है ना, ये सब मिले हैं। और यहाँ से तांबा पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा, इन सबको भी निर्यात किया जाता था। चलो अब आपके नोट्स बना देते हैं बढ़िया। ये सब फालतू की चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, अंडरलाइन वगैरह, बिल्कुल फेयर नोट्स मिलेंगे आपको उसमें, तो ये सारे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इनको आप याद रखिएगा। जो चीज़ें हैं ये आपकी ये वाली कंप्लीट हो चुकी है। चलो इनको तो मैं बाद में कर लूँगा, फिर देख लेंगे इनको।
इम्पोर्टेंट के तो इम्पोर्टेंट लगा हुआ आएगा आपके वहाँ पे नोट्स में भी। ओके, अब हम पढ़ते हैं बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाजवाब है, एक प्रश्न पक्का आता है, गारंटेड। बैराट की सभ्यता, बैराट सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। एक तो इसकी खोज किसने करी, उत्खनन किसके द्वारा किया गया, स्थान कहाँ पे। देखो बैराट विराटनगर के नाम से जाना जाता है, आजकल की बात करें ना तो ये विराटनगर के नाम से जाना जाता है, और ये जयपुर के अंदर है। ये जयपुर के अंदर भीम डोंगरी, विजय डोंगरी, गणेश डोंगरी, ये सब कहाँ पे हैं, वो वहाँ पे हनुमान डोंगरी है ना। ये सारी जो डोंगरियाँ हैं ना, जयपुर के अंदर जो पर्वत होते हैं ना उनको डूंगर और डोंगरी कहा जाता है। बड़े पर्वतों को डूंगर और छोटे पर्वत जो होते हैं उनको डोंगरी कहा जाता है। मगरा मगरी, उदयपुर के अंदर बड़ों को मगरा, छोटी की मगरी, है ना, ऐसे। तो जयपुर के अंदर डूंगर और डोंगरी कहा जाता है, सिंपल, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसकी खोज की। ये खोज किसके द्वारा करी गई थी। देखो यहाँ पर खोज को लेकर के आपको केवल 1936 याद रखना है, बाकी मैं याद करवा रहा हूँ। 1936 थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो महाजनपद है ना, आपने रीट में पढ़ा होगा ना, महाजनपद वाला टॉपिक यूनिट 1 के अंदर ही महाजनपद है। तो वहाँ पर बैराट महाजनपद भी है, मत्स्य जनपद, तो वो मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट हुआ करती थी, ठीक है। तो 1936 के अंदर 1936 ईस्वी में राय बहादुर का नाम सुना होगा ना आपने, राय बहादुर। राय बहादुर भी थे, दया भी थे, दयाराम, दया भी थी इनको, राम जी के भी थे, है ना, और साहनी। अत्र बड़ो नाम खाटर राख जो भाई साहब, राय बहादुर राख ले तो राय बहादुर, साहनी राख ले तो दयाराम, साहनी राख ले तो एक जोरी मर दें, हैं, नहीं रखना चाहिए था ना इतना बड़ा नाम। पहले से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं अब, चलो कोई नहीं। राय बहादुर दयाराम साहनी, या आपको RD साहनी के नाम से भी ये मिल सकता है, शॉर्ट में RD साहनी भी मिल सकता है, ठीक है ना। एग्जामिनर को दिमाग खराब है ना, वो ऐ भी दे दे से कदे कदे। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1936 के अंदर बैराट सभ्यता की खोज करी। उत्खनन, उत्खनन वही है उनका 1972 वाला उत्खनन तो छोड़ो, लास्ट वाला तो जो हमने पढ़ा अभी, गणेश्वर वाला तो, लेकिन कौन सा, हड़प्पा वाला और आहड़ वाला उत्खनन कब हुआ था, 1962 के अंदर। तो ये भी 1962 में याद रखना है। बताओ, कर दिया ना मैंने आसान, 1962-63 आपको इसका याद रखना है, सिंपल। किसके द्वारा किया गया, वही RC अग्रवाल, RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, ये हो गया इसका। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक अलग चीज़ याद करनी पड़ेगी। रतन चंद्र अग्रवाल को अगर आपको याद करना है ना, तो यहाँ पे 1962-63 के लिए आपको एक दूसरे व्यक्ति को याद रखना पड़ेगा। रतन चंद्र अग्रवाल को याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, रतन चंद्र अग्रवाल को याद रखने के लिए हमें 1987 के ऊपर जाना पड़ेगा, 1987 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1987 के अंदर इसका उत्खनन किया था, लेकिन 1962-63 के अंदर जो उत्खनन किया गया था ना, ये उत्खनन किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, नील रतन, ये भी रतन तो आ रहा है इसमें, पाका घर खोई चोकड़े, रतन, नील रतन बनर्जी, बनर्जी। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित, ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे। तो RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल का आपको पूछे ना तो आप क्या बताओगे, 1987। रतन चंद्र अग्रवाल ने बैराट सभ्यता का उत्खनन कब करवाया, 1987 में, लेकिन 1962-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा। आया ना समझ में। चलो आगे चलते हैं, 2 चीजें हो गई, खोज और उत्खनन। अब हम स्थान की बात करते हैं। स्थान तो आप सभी को पता है, फिर बता दिया था मैंने आपको। तो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था ये, मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट, और बैराट के अंदर आप जयपुर कर लीजिएगा, जयपुर। नदी के बारे में पूछ ले, कौन सी नदी के किनारे, तो नदी का किनारा था भाई साहब बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है, ताला नदी भी बोला जाता है, डायरेक्ट यमुना में जाकर के मिलती है, ठीक है। रुंडित सरिता कहा गया है इसको, राजस्थान सरकार ने इसको रुंडित सरिता की श्रेणी में डाला है,
मतलब ये अपना मुख्य नदी के अंदर जल ले जाने से पहले भी खत्म हो जाते लगभग, तो इसको रुंडित सरिता कहा गया है। रामगढ़ बांध इसी के किनारे है ना, याद रखिएगा। वो नदियों में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर। मौर्य काल के समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था ये। मौर्य टाइम पीरियड के अंदर, मौर्य टाइम पीरियड के अवशेष यहाँ पे बहुत मिले हैं, अशोक के शिलालेख मिले हैं यहाँ पे, अभी बात करेंगे उनकी। तो मौर्य काल के समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था ये। महाभारत कालीन अवशेष यहाँ से मिले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कौन सी सभ्यता से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, तो वो यही सभ्यता है, ठीक है। मौर्य काल के समय के बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, काफ़ी काम की है, आपको याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैराट जो सभ्यता है, इस स्थल की जो प्रारंभिक और सबसे पहले खोज का कार्य है ना, खोज का कार्य अगर आपसे पूछे तो वो कैप्टन बट थे। सबसे पहली जो खोज थी, मतलब दयाराम साहनी की तो खोज की 1936 की बात है, लेकिन अगर आपको सर्वप्रथम खोज पूछ लेना इसकी, तो वो खोज आपको याद रखनी है सर्वप्रथम खोज। ये भारतीय व्यक्ति थे दयाराम साहनी, लेकिन सर्वप्रथम खोज अगर आपको देते नाम आ जाए अलग से, तो 1837 के अंदर इसकी खोज हो चुकी थी। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा, कैप्टन बर्ट के द्वारा। इसने काफ़ी अच्छा काम कर दिया था। देखो सुनो, इन्होंने क्या है ना, विराटनगर के अंदर एक बीजक की डूंगरी है। कौन सी डूंगरी है? बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी। यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक का पहला प्रथम शिलालेख का नाम क्या था? भाब्रू शिलालेख, ये प्रथम शिलालेख था, ठीक है। इस शिलालेख को खोजा था जो कि 1840 के अंदर, कब? 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। ये आज 1840 से ही ये कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है, आज की डेट में भी रखा हुआ है। इस लेख का भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। इसमें क्या है ना, अशोक जो था वो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे ना, त्रिरत्न मैंने आपको रीट में पढ़ाया था, त्रिरत्न अशोक के कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न ये थे, त्रिरत्न के नाम बुद्ध, धम्म और संघ। इनके प्रति स्पष्ट रूप से श्रद्धा प्रकट होती है, ये बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर। जो उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे सबल प्रमाण मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये मिलता है हमें भाब्रू शिलालेख का जो प्रथम लेख था ना उसके अंदर। लेकिन दोस्तों एक और बात बता देता हूँ आपको, फिर बाद में क्या हुआ, 1840 की तो बात अलग है ना, वो तो कर ली हमने। लेकिन अब आते हैं 1871-72 के अंदर। 1871-72 में क्या हुआ, कनिगम जो था ना, कनिगम के सहायक एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर कार्लाइल। डॉक्टर कार्लाइल, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कार्लाइल के बारे में। इन्होंने वापस से इस क्षेत्र का निरीक्षण किया, बैराट का, है ना। और इन्होंने बैराट के अंदर एक भीमसेन नाम की डोंगरी है, भीम डोंगरी, भीमसेन डोंगरी के नाम से जानी जाती है वो, भीम डोंगरी, भीम की पहाड़ी, भीमसेन की पहाड़ी। वहाँ से अशोक का एक दूसरा शिलालेख भी इन्होंने खोज निकाला। पहला शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। दूसरा शिलालेख डॉक्टर कार्लाइल ने। कब? 1871-72 में। उसने 36 के अंदर, 1800 में कैप्टन बर्ट ने। फिर क्या हुआ, 1910 में आते हैं हम लास्ट में, 1910 में। 1910 में डॉक्टर जो D.R. भंडारकर थे, उन्होंने बैराट का विस्तृत अध्ययन किया और प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो वर्तमान में बैराट है, विराटनगर है वर्तमान में, बीजक की डूंगरी, वहाँ पर एक भीम डूंगरी है और वहाँ पर एक मोती डूंगरी और वहाँ पर एक महादेव जी की डूंगरी है। इन स्थानों पर उत्खनन कार्य करवाया दयाराम साहनी के द्वारा 1936 के अंदर, समझ गए। फिर बाद में वो मैंने आपको बता ही दिया है सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को आप याद रखोगे। तो भाब्रू शिलालेख के बारे में आपको पता लग गया सारा का सारा चीज़ें, नोट्स में आपको सब कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। आगे देखें, महात्मा बुद्ध की अस्थियों का कलश प्राप्त हुआ यहाँ से, बैराट सभ्यता से। महात्मा बुद्ध, भाई बौद्ध धर्म के अवशेष है ना, इसलिए वहीं से कनेक्टेड कर लेना। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के थे, तो बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ से मिले? बैराट सभ्यता से, बस कर देना आप। तो अस्थियों का कलश यहीं से मिला था। शंख लिपि के प्रमाण भी मिले हैं यहाँ पे। रहस्यमय लिपि हुआ करती है, शंख लिपि, मतलब पढ़ी नहीं गई है आज तक ये, इसलिए शंख लिपि ये रहस्यमय लिपि है। 8 पंचमार्क, ये याद रखिएगा, 8 पंचमार्क, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, 16 मिनेंडर की मुद्राएं, ये सब कहाँ से मिली हैं? ये सब मिली हैं बैराट सभ्यता से। ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो के समान थी, यहाँ की जो ईंट थी उनकी बनावट मोहनजोदड़ो के समान थी, ठीक है। तो ये आपकी बैराट सभ्यता कंप्लीट हो गई है।
तो यहाँ पे चांदी के 8 पंचमार्क, पंचमार्क तो चांदी के सिक्के थे ये तो, है ना। चांदी के सिक्के कौन से थे? पंचमार्क। इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली। इंडो ग्रीक जो शासक थे तो उनके टाइम पीरियड की 28 मुद्राएं मिली, है ना। और जो बैराट पर यूनानी अधिकार का प्रमाण भी देती है, मतलब यूनानी लोगों ने भी बैराट के ऊपर अधिकार किया था, तो उस टाइम की थी ये। यहाँ से और भी कई सारी चीज़ें मिली, जैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। थालियाँ मिली, थालियाँ खाना वाना खाने की, लोग बाग बैठ करके खाना खाते थे, ठीक है। थाली मिली। पूजा के पात्र मिले, पूजा के पात्र भी मिले थे यहाँ से। मटके भी मिले यहाँ पे, मटके, घड़े भी मिले यहाँ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी मिले। लोहे और तांबे की कुछ जैसे कलाकृतियाँ होती है ना, वो नहीं मिली, लेकिन यहाँ से लोहे और तांबे की भी नहीं मिली, लोहे की भी नहीं मिली। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो हूण आक्रांता थे ना, हूण लोग, हूण आक्रमणकारी लोग, तो हूण आक्रांता मिहिर कुल का नाम सुना होगा आपने, अगर इतिहास पढ़ा हो तो। मिहिर कुल एक हूण आक्रांता था, उसने बैराट का विध्वंस कर दिया था इस बंदे ने। तो अगर आपको विध्वंस के बारे में पूछे, बैराट का विध्वंस का प्रमाण किस शासक को लेकर के मिलता है? विध्वंस का प्रमाण तो ये मिलता है दोस्तों हूण शासक मिहिर कुल का। समझ गए? यहां से क्या है ना दोस्तों, गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। गोलाकार बौद्ध मंदिर, और ये दयाराम जो साहनी थे उनके द्वारा ही 1936 के अंदर मिले थे इसके। एक और आप यहाँ पर लिख लो, बैराट का मुगल दरवाजा, मुगल दरवाजा, ये भी यहाँ पर इसके भी साक्ष्य मिले हैं। मुगल बादशाह अकबर जो था ना, उसका एक सेनापति था आमेर के राजा मान सिंह, उनके द्वारा निर्मित किया गया था मुगल दरवाजा। उस काल की भवन निर्माण की कला और चित्रकला का काफ़ी सुंदर उदाहरण है। मुगल दरवाजे के पास में एक बाग है, राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था, जिसका संगमरमर से निर्मित खंभों के ऊपर वो चबूतरा विद्यमान है। आज भी वहाँ पे आप देख सकते हो जा करके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। गोलाकार बौद्ध मंदिर बौद्ध टाइम का, और ये बैराट का जो मुगल दरवाजा था ये अकबर के टाइम का ये मिलता है। तो अकबर के टाइम का कौन सा अवशेष है बैराट सभ्यता के अंदर, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप बता देना बैराट का मुगल दरवाजा। याद रखेगा इन चीज़ों को आप। तो देखो साथियों, ये 4 सभ्यताएं मैंने आज आपकी क्लास में करवाई हैं। 4 सभ्यताएं कौन कौन सी? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। ये चारों सभ्यताएं क्या है ना, आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है। 4 सभ्यताएं ही पढ़नी है। अगर आप केवल और केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको केवल 4 सभ्यताएं पढ़नी है जो इस क्लास के अंदर है। इससे पहले वाली क्लास तो पूरी लेनी है आपको। अगर नहीं ली है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो क्लास बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी दूसरी क्लास ही हुई है, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी शुरू कर दो क्लास लेना। हर एक चीज़ आपको होनी चाहिए। 2 महीने में कोर्स करवा देंगे, 2 से 2.5 महीने लास्ट है, पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। और साइकोलॉजी भी स्टार्ट हो रही है, करंट अफेयर भी कर रहे हैं, जीके चल ही रहा है। एनसीईआरटी करवाएंगे 9th 10th 11th और 12th की। अब उसमें ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी करवाएंगे, हिस्ट्री विस्ट्री नहीं, जो आपका सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी करवाएंगे। मतलब कुछ बाहर जाने नहीं देंगे। आप इस चीज़ की निश्चिंत रहिए, मेरे ऊपर छोड़िए इस चीज़ को आप। और यहाँ पर ये जो कोर्स करवाया जा रहा है ना, ये भी एनसीईआरटी और आरबीएससी के ऊपर ही बेस्ड है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो भी सारे क्वेश्चन मैं इनके अंदर ले रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कुछ बाहर जाएगा नहीं, हम सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ लेंगे। अब देखो अगली जो क्लास आएगी ना, नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी, उसके अंदर जो बाकी सभ्यताएं हैं ना, जैसे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की भी कर रहे हो, रीट मेंस की भी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहे हो, या फिर एलडीसी वगैरह कोई और वैकेंसी की तैयारी भी कर रहे हो, आप आरएएस की कर रहे हो, तो अगली क्लास आप सबके लिए है। अगर आप ओनली सेकंड ग्रेड ही कर रहे हो तो अगली क्लास आप मत लेना, क्योंकि वो आपके लिए नहीं होगी। अगली क्लास उनके लिए होगी जो केवल सेकंड ग्रेड की नहीं कर रहे हैं और बाकी सबकी कर रहे हैं, रीट मेंस की कर रहे हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड से एसएसटी से हो ना, तो फिर आपको कल वाली भी लेनी है। सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट एसएसटी है तो कल वाली भी लेनी है, क्योंकि कल वाली के अंदर हम जो बाकी सभ्यताएं हैं ना उनको कंप्लीट करेंगे सारी, और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे आपका। ठीक है, तो इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके एक रिक्वेस्ट के तौर पर मानिए, निवेदन मानिए। आपका भाई आपसे निवेदन कर रहा है, आपके जितने भी दोस्त हैं ना उनको आप पर्सनली बोलिए, उनको ये लिंक भेजिए इस क्लास का कि आप इस क्लास को ज़रूर देखिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हर क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लाइक करो। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी के अंदर आपको वीडियो हम दे रहे हैं। रात रात मेहनत होती है, तो वो इसलिए बस आपका प्यार बना रहे, आप प्यार करते रहें, बस यही चाहिए। थैंक यू सो मच। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया, सब कुछ है ना।
तगड़ा वाला भयंकर तैयारी करनी है अब की बार। थैंक यू, टेक केयर, दुआ सलाम, बाय बाय। कल